लड़की हर दिन अस्पताल के डायरेक्टर के पास इलाज के लिए आती थी। उसका मानना था कि सिर्फ ऑपरेशन के जरिए ही उसके शरीर के अंदर की परेशानी ठीक हो सकती है। और क्योंकि इस मानसिक अस्पताल में डायरेक्टर सबसे बड़ा और सबसे अनुभवी डॉक्टर था, इसलिए रोज उसके ऑफिस में जाना उसकी आदत बन चुकी थी। इस अस्पताल का नाम था रेनाई हॉस्पिटल। ऊपर से देखने पर यह बिल्कुल आम और सामान्य लगता था, लेकिन असल में यह एक डरावनी जगह थी, जहां इंसानों को पैसे के बदले बर्बाद किया जाता था। यहां अगर कोई पैसा सही जगह पहुंचा दे, तो अस्पताल वाले किसी भी इंसान को जबरदस्ती बंद कर देते थे, चाहे वह किसी की पत्नी हो या फिर कोई दुश्मन या बिजनेस का कॉम्पिटिटर। जो लोग यहां लाए जाते थे, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। उन्हें जबरदस्ती दवाइयां खिलाई जाती थीं, और धीरे धीरे एक बिल्कुल ठीक इंसान भी सच में मानसिक मरीज बन जाता था। और यह तो बस शुरुआत थी। जिन लोगों को उनके अपने परिवार इलाज के नाम पर यहां लाते थे, उनका हाल और भी खराब होता था। जो लोग जिंदा बाहर निकलते थे, वे अक्सर अपने शरीर का कोई न कोई हिस्सा खो चुके होते थे। और जो लोग ऑपरेशन के दौरान मर जाते थे, उनके लिए बस एक डेथ सर्टिफिकेट बना दिया जाता था, और सारी बात वहीं खत्म। यह अस्पताल कानून से बिल्कुल नहीं डरता था। शोया ने कभी नहीं सोचा था कि दिन दहाड़े उसे इस तरह उठा लिया जाएगा। दो कर्मचारी उसे जबरदस्ती पकड़कर सीधे बाथरूम में ले गए। उसके कपड़े बदलवाए गए और उसे जबरदस्ती साफ किया गया। इसके बाद उसे डायरेक्टर के सामने ले जाया गया। डायरेक्टर ने उसे बताया, यह मानसिक अस्पताल है, लेकिन यहाँ हर कोई बीमार नहीं होता। उसने यह भी कहा कि यहाँ की हवा और खाना बहुत अच्छा है, और अब उसे यहीं अपनी जिंदगी बितानी होगी। यह सुनते ही शोया पूरी तरह टूट गई। यह सोचकर कि शायद वह कभी बाहर नहीं जा पाएगी, वह डर गई और विरोध करने लगी। लेकिन डायरेक्टर के इशारे पर कर्मचारियों ने उसे तुरंत काबू में कर लिया। कुछ देर बाद शोया चुप हो गई। हालांकि हर कर्मचारी बुरा नहीं था। डोंगजी उनमें से एक थी। उसे अब तक यही लगता था कि वह एक अच्छा और सही काम कर रही है। उसकी नजर में शोया बस एक आम मरीज थी। जब शोया ने देखा कि कोई उससे ठीक से बात कर रहा है, तो उसके दिल में उम्मीद जगी। उसने बताया कि वह मानसिक मरीज नहीं है, और मदद मांगी। लेकिन डोंगजी ने ऐसी बातें पहले भी सुनी थीं। हर मरीज यही कहता था कि वह ठीक है, इसलिए उसने मना कर दिया। शोया ने फिर फोन इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी, लेकिन यह भी नियमों के खिलाफ था। आखिर में शोया ने चुपके से एक फोन नंबर छोड़ दिया। डोंगजी ने उसे कुछ नहीं कहा, बस इतना बताया कि यहां किसी भी नुकीली चीज की अनुमति नहीं है। धीरे धीरे शोया भी बाकी मरीजों की तरह रहने लगी। एक दिन एक जवान लड़की उससे मिलने आई। उन सब में वही लड़की सबसे नॉर्मल लग रही थी। उसने बताया कि वह भी पागल नहीं है, और उसे जबरदस्ती यहां लाया गया है। यह सुनकर शोया को थोड़ा सहारा मिला। उसने पूछा, क्या यहां से भागने का कोई तरीका है? लड़की ने कहा कि एक अजीब सा आदमी है जो शायद रास्ता जानता है। लेकिन तभी लड़की की हालत बिगड़ गई। शोर सुनकर डायरेक्टर आ गया और सजा शोया को मिली। वही लड़की थी मीलू, जो रोज डायरेक्टर के पास जाती थी। उसे कहीं आने जाने से नहीं रोका जाता था। उसे दरवाजों के पासवर्ड भी पता थे। जब भी वह मोमबत्ती जलाती, डायरेक्टर समझ जाता कि ऑपरेशन का समय हो गया है। एक रात शोया अचानक डर के मारे जाग गई। उसे लगा कोई दीवार के उस पार से हरकत कर रहा है। वह डर कर कोने में बैठ गई। यह जिंदगी उसे बिल्कुल अंधेरी लगने लगी। मीलू की हालत देखकर उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट रही थी। आखिरकार उसने जान देने की कोशिश की, लेकिन उसे बचा लिया गया। और इसी के बाद उसके अंदर भाग निकलने की हिम्मत फिर आ गई। उसने नोटिस किया कि लोग ऑपरेशन रूम में जाते हैं, लेकिन कभी वापस नहीं आते। उसने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार पकड़ी गई और मारी गई। आखिर में उसने उसी अजीब आदमी से मदद लेने का सोचा। उसने कहा कि अगर सुबह बाथरूम में मिलो, तो वह रास्ता बताएगा। अगली सुबह उसने गुप्त रास्ता और पासवर्ड बताया, लेकिन बदले में कुछ गलत मांग रखी। शोया ने खुद को बचाया और हंगामे का फायदा उठाकर डायरेक्टर के ऑफिस पहुंची। पहला पासवर्ड काम नहीं आया। तभी मीलू आ गई। उसके इशारों से शोया ने सही पासवर्ड डाल दिया। अलमारी के पीछे एक सुरंग थी। डायरेक्टर के आने से पहले वह उसमें कूद गई। सुरंग नीचे जाती थी और वह गिर पड़ी। नीचे एक अंडरग्राउंड पार्किंग थी, और हैरानी की बात यह थी कि यह शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके में थी। वह मदद मांगने ही वाली थी कि अस्पताल की एम्बुलेंस आ गई।
वह फिर भागी। इस बार उसे एक पुलिस गाड़ी मिल गई। उसे बचा लिया गया, लेकिन रास्ता कुछ जाना पहचाना लग रहा था। असल में सब मिले हुए थे और शोया को फिर उसी अस्पताल में वापस भेज दिया गया। डायरेक्टर बहुत गुस्से में था। उसने उसका अंत तय कर लिया था। लेकिन उसी दिन डोंगजी ने सच्चाई देख ली। उसका भरोसा टूट गया। उसने तुरंत शोया के दिए नंबर पर फोन किया। कुछ देर में शोया का बॉयफ्रेंड जेंग यू आ गया। वे उसे बचाने लगे, लेकिन फिर पकड़े गए। तभी मीलू की वजह से आग लग गई। डायरेक्टर अपनी दौलत बचाने दौड़ा। इसी अफरातफरी में तीनों की जान बच गई। यह अचानक हुई घटना किसी तरह शोया, डोंगजी और झेंगयू तीनों की जान बचा लेती है। इस पूरी घटना में अगर कोई घायल होता है तो वह सिर्फ झेंगयू होता है, जो उन्हें बचाने के लिए वहां पहुंचा था। आग लगाने के बाद मीलू घूमती हुई शोया के पास आ जाती है। उसकी नजर में ये सभी लोग भी किसी इलाज के बीच से गुजर रहे थे। जब शोया और डोंगजी इस हीरो मीलू को देखते हैं तो उनमें अचानक उम्मीद लौट आती है। इस समय उन्हें आजाद करने वाला बस यही लड़की हो सकती थी। मीलू की मदद से तीनों आखिरकार खुद को बांधनों से आजाद कर लेते हैं। मासूम दिमाग वाली मीलू चारों तरफ लगी भयानक आग को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। उसके दिमाग में इस वक्त बस एक ही बात चल रही थी कि वह डायरेक्टर से मिलकर अपना इलाज करवाए। और यही बात शोया के भागने का रास्ता बन जाती है। जब तीनों डायरेक्टर के ऑफिस के पास से गुजरते हैं तो वहां एक आदमी दिखाई देता है जिसके शरीर पर आग लगी हुई होती है। आखिरकार वह निर्दयी और बेरहम डायरेक्टर खुद उसी आग में मारा जाता है। लेकिन गिरते वक्त उसके हाथ से वार्ड के दरवाजों की एक्सेस कार्ड नीचे गिर जाती है। उन बंद कमरों में फंसे मरीजों को याद करके डोंगजी का दिल बेचैन हो जाता है। उसका अच्छा स्वभाव उसे उन लोगों को छोड़कर जाने नहीं देता। आग और तेज होती जा रही थी। काफी देर तक जब डोंगजी वापस नहीं आई तो शोया ने फैसला किया कि वह पहले झेंगयू को बाहर निकाल ले। लेकिन तभी जमीन पर पड़ा डायरेक्टर अचानक उठ खड़ा होता है और झेंगयू को पकड़ लेता है। शोया बस बेबस खड़ी देखती रहती है कि झेंगयू को आग की तरफ घसीट लिया जाता है। जब आग पर काबू पाया जाता है तो पूरा अस्पताल तबाह हो चुका होता है और वहां से जिंदा बाहर निकलने वाली सिर्फ शोया होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब शोया थकी हारी हालत में घर लौटती है तो उसे एक और झटका लगता है। उसके गोद लिए हुए पिता, जो एक पुलिस चीफ थे, घर में मरे हुए पाए जाते हैं। कोरिया पुलिस की जांच प्रक्रिया के तहत शोया को ही मुख्य संदिग्ध मानकर गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि मौके पर मौजूद वह अकेली थी। करीब एक साल बाद इस केस में एक नया मोड़ आता है। रोनामो नाम की एक टीवी एंकर और प्रोड्यूसर जो बड़े खुलासों वाले शो बनाती थी, एक सांसद के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का खुलासा कर देती है। नतीजा यह होता है कि उसका शो बंद कर दिया जाता है और उसे एक कम टीआरपी वाले पैरानॉर्मल शो में भेज दिया जाता है। शो की तैयारी के दौरान रोनामो को एक पुरानी डायरी मिलती है। यह डायरी उसे एक पुराने इन्वेस्टिगेशन के समय मिली थी। डायरी में लिखा था एक महिला की कहानी, जिसे जबरदस्ती मानसिक अस्पताल में बंद कर दिया गया था। पहले रोनामो ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब वह फेंक कहानियों वाले शो में थी तो उसने सोचा कम से कम यह कहानी तो असली लगती है। टीम डायरी में बताए गए अस्पताल पहुंचती है। शूटिंग शुरू होते ही एक रहस्यमयी आवाज सबको रोक देती है। तभी एक आदमी लाया जाता है जिसका शरीर ज्यादातर जला हुआ होता है। उसे देखकर रोनामो को कुछ अजीब लगता है। उस आदमी के हाथ पर बना टैटू उसे डायरी में देखा हुआ लगता है। अब उसके मन में एक शक पैदा होता है। अगर डायरी में लिखी बातें सच हैं, तो यह शो उसका करियर फिर से बना सकता है। लेकिन जैसे ही वह डायरी के बारे में पूछती है, डोंगजी अचानक बहुत घबरा जाती है। यहां तक कि मशीनों पर अलार्म बजने लगता है। यही देखकर रोनामो को यकीन हो जाता है कि कहानी सच है। डायरी के आखिरी पन्ने पर उसे शोया का नाम दिखता है। वह समझ जाती है कि शायद डायरी उसी ने भेजी थी। जांच करने पर उसे पता चलता है कि अस्पताल में लगी आग की खबरें जानबूझकर दबा दी गई थीं, क्योंकि उसी दिन पुलिस चीफ जियांग बिंगजू की भी हत्या हुई थी। जांच आगे बढ़ती है और शोया का नाम सामने आता है। रोनामो अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके शोया से मिलने की इजाजत लेती है। शोया उस वक्त सजा काट रही थी, लेकिन क्योंकि उसने दावा किया था कि वह मानसिक अस्पताल से भागी है, उसे अलग निगरानी में रखा गया था।
पहली मुलाकात में शोया कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन दूसरी बार डायरी पढ़ने के बाद वह सच बोलने का फैसला करती है। वह बहुत समझदार थी। वह सवाल पूछकर रो नामों की जानकारी परख रही थी। फिर वह बताती है कि कैसे उसे अस्पताल में बंद किया गया और कैसे डायरेक्टर ने उसे प्रताड़ित किया। रो नामों को अब कोई शक नहीं रहता। जांच में सामने आता है कि वह डायरेक्टर असल में जियांग बिंगजू का आदमी था। और सबसे बड़ा खुलासा यह होता है कि जियांग बिंगजू खुद उस अस्पताल का फाउंडर था। शोया की मां 2 महीने पहले मर चुकी थी और मरने से ठीक एक दिन पहले उसकी जमीन जियांग बिंगजू के नाम ट्रांसफर कर दी गई थी। साथ ही अंगों की तस्करी के सबूत भी मिलते हैं। कानून के मुताबिक दो रिश्तेदार या एक रिश्तेदार और एक डॉक्टर मिलकर किसी भी इंसान को मानसिक अस्पताल में बंद कर सकते हैं, भले ही वह बिल्कुल ठीक हो। रोनामो पूरी सच्चाई जोड़कर शो में बड़ा खुलासा करती है। वह बताती है कि डर और नशे में जियांग बिंगझू ने आत्महत्या कर ली। शो के बाद पूरा देश हिल जाता है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं। आखिरकार कोर्ट शोया का केस दोबारा खोलती है और सबूत न होने के कारण उसे रिहा कर दिया जाता है। जेल से बाहर आने के दिन रो नामो उसे घर छोड़ती है, लेकिन जाते जाते वह एक अजीब बात कहती है। तुम्हें पता है, मानसिक अस्पतालों में मरीजों को डायरी लिखने की इजाजत नहीं होती। असल में डायरी शोया ने नहीं लिखी थी। वह डायरी डोंगजी ने लिखी थी और शोया का नाम इसलिए डाला ताकि उसकी मदद हो सके। असली शिकार शोया की मां थी और जिसे बचाने वाला बताया गया वह असल में उसका पिता था। जियांग बिंगजू को आखिरकार शोया ने ही मारा था। लेकिन अब यह सच सामने आए या न आए, किसी को फर्क नहीं पड़ता।